हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश गुप्ता उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैथ हम पढ़ाएंगे और मैथ में देखिए बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा है, सेकेंड पेपर एनालिसिस है और थर्ड पेपर मैकेनिक्स है। देखिए लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ाना है थर्ड पेपर, ठीक है ना। थर्ड पेपर पढ़ाएंगे और कौन सा चलेगा, मैकेनिक्स, ठीक है ना। देखिए सब इक्वल मार्क्स हैं, ये भी 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स और ये भी 50 मार्क्स का है। तो ये दो पेपर आप लोगों के जो सर आएंगे वो डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ाना है थर्ड पेपर, वो भी क्या, मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स भी 50 मार्क्स का है। अब यहाँ देखिए मैकेनिक्स में दो बुक आपको लेना है। पहला बुक क्या है, स्टैटिक्स। क्या लेंगे आप, स्टैटिक्स। कौन सी राइटर, आर.एस. वर्मा। कौन सा राइटर है, आर.एस. वर्मा स्टैटिक्स। आप लोग प्लीज़ बुक ले लीजिए, खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को कहते कहते थक जाते हैं, कहीं फ़ोटो स्टेट कुछ भी लेना हो ज़रूर ले लीजिएगा। दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स पी.एल. श्रीवास्तव। किसका लेंगे, पी.एल. श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो डायनेमिक्स क्या लेंगे, पी.एल. श्रीवास्तव का। अब देखिए बात करते हैं स्टैटिक्स में हमें सारी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। स्टैटिक्स में हमें स्ट्रिंग और चेन, इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कॉमन कैटनरी। क्या बोलेंगे, कॉमन कैटनरी। अभी लिखवाऊंगा, डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइए। अभी आप देख लीजिए सिलेबस कैसा है। और दूसरा टॉपिक है इसमें वर्चुअल वर्क और तीसरा टॉपिक है इसमें स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में, ठीक है ना। डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, आप डायनेमिक्स की बुक ले लीजिएगा। इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स और दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन, फिर कांस्टेंट मोशन, फिर सेंट्रल ऑर्बिट आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए सब 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। कुल मिला के टोटल नंबर कितने होंगे, 50 मार्क्स। और देखिए स्टैटिक्स में शुरू करते हैं स्ट्रिंग और चेन, वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से पढ़िए, मन लगा करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम डिस्कस करते हैं, बाद में और बताया जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर, स्टैटिक्स। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता था वैसे ही हम ऑनलाइन में आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर, स्ट्रिंग्स एंड चेन्स। या इसे कहते हैं कॉमन कैटनरी। क्या बोलेंगे, कॉमन कैटनरी, ठीक है ना, कॉमन कैटनरी बोलते हैं। कॉमन कैटनरी, देखिए हमारी हैबिट क्या है, शुरू के 2-3 लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ जब भी वीडियो देखिएगा शुरुआत से देखिए और खुद समझ में आता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट को आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करिएगा, उसको ज़रूर देख करके तब क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग्स एंड चेन में जो कॉन्सेप्ट पहला हमारा है, हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग तो लेके नहीं आया, लेकिन मेरे पास स्ट्रिंग है, ये देखिए
ये स्ट्रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए फ्लेक्सिबल किसे कहेंगे, फ्लेक्सिबल किसी भी स्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल तभी कहेंगे जब उसको बेंड करने में कोई नॉर्मल फोर्स काम ना करे, कोई नॉर्मल फोर्स काम ना करे, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए, स्ट्रिंग, और इसे क्या बोले, चाहे स्ट्रिंग बोलिए चाहे चेन बोलिए, इससे टू बी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, if no normal force need to bend it any form of curve। मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कब बोलेंगे, जब किसी भी स्ट्रिंग को अगर बेंड करें तो बेंड करने पर कोई नॉर्मल फोर्स काम ना करे, ऐसे स्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे ये देखिए, क्या ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब इसको हम बेंड करेंगे नॉर्मल फोर्स इतना ज़बरदस्त लगेगा कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा नहीं टूटेगा, अगर मैं इसको बेंड करूँ तो नॉर्मल फोर्स ज़बरदस्त काम कर रहा है और ये मुड़ेगा नहीं, बेंड नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, इसे आप फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसको जब बेंड करेंगे तो नॉर्मल फोर्स इसमें काम नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा इससे नहीं करेंगे क्योंकि इसी से हमको पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, दूसरा यूज होगा यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, a string is uniform if weight of chain per unit length is same of every portion। देखिए, यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे, देखिए ऐसे चेन को हम यूनिफॉर्म बोलेंगे जब यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का यहाँ कट कर लीजिए, यूनिट लेंथ का यहाँ कट कर लीजिए, अगर दोनों का वेट सेम है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म। यह कोई चेन है, चेन में अगर 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, कहीं से 2 सेंटीमीटर और ले लीजिए, उन दोनों का वेट अगर सेम है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग हमारा यूनिफॉर्म है। जैसे मान लीजिए, ले लीजिए, क्या ये यूनिफॉर्म है, अगर मैं यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लिया, क्या इनका वेट और इसका वेट सेम होगा, नहीं होगा। तो ऐसे स्ट्रिंग को हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। रॉड को यूनिफॉर्म, जैसे रॉड है, रॉड ले लीजिए, रॉड में यूनिट लेंथ कट करिए, यहाँ कट करिए, तो दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा, तो ऐसे रॉड को यूनिफॉर्म बोलेंगे। आई होप यूनिफॉर्म आप समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग उसी को कहते हैं जब यूनिट लेंथ का वेट क्या हो, सेम हो। मतलब कहीं पर भी यूनिट लेंथ ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जहाँ भी ले लीजिए उसका वेट, और कहीं 5 सेंटीमीटर ले लीजिए उसका वेट, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलिए, बहुत मज़ा आएगा। बस 1-2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताए, उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन पर हम चले आएंगे, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए बात करते हैं कॉमन कैटेगरी। अब आया कॉमन कैटेगरी क्या होता है।
कॉमन कैटनरी की डिफिनेशन क्या होती है सुन लीजिए। चलिए, अ यूनिफॉर्म हैवी एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। A uniform, heavy and flexible string is suspended from 2 point not in the, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दोनों पॉइंट कहाँ होंगे ध्यान दीजिएगा, not in the same vertical line, not in the same vertical line, then a uniform, heavy and flexible string is suspended from 2 point not in the same vertical line, then shape of the curve, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 फॉर्म कॉल्ड कॉमन कैटनरी, परेशान ना होइए, अभी हम समझाते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कॉमन कैटनरी देखिए, हमने क्या कहा? हमने कहा कि कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, समझिए आप लोग, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, वो दोनों पॉइंट याद रहे नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, दिस मीन्स ये दोनों पॉइंट एक वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रिंग ले लीजिए, आप फील किया करिए, जब हम समझाएं तो आप स्ट्रिंग ले लिया करिए, अब तोड़ के कहीं से लाइए जा करके, स्ट्रिंग ले लीजिए। स्ट्रिंग के दोनों एंड को जब इसमें आप बांधेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, कोई शेप नहीं बनेगा, कोई कर्व नहीं बनेगा उस तरह कि कॉमन कैटनरी बन जाए। तो ये कॉमन कैटनरी की डिफिनेशन है, कहती क्या है कि दोनों पॉइंट वर्टिकल लाइन में नहीं होना चाहिए, कहीं भी हो लेकिन वर्टिकल लाइन में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ ले लिए, अब आप लोग घर पर जाके ट्राई करिएगा, स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग के दोनों एंड को जब इसमें आप बांधोगे तो शेप कुछ इस टाइप का बनेगा। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ऐसे शेप को हम कहेंगे कॉमन कैटनरी। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? कॉमन कैटनरी क्या होती है, समझ में आया? देखिए, ये जो वर्ड हैं हमेशा बुक के जब आप स्ट्रिंग और चेन पढ़ेंगे, जब उसके क्वेश्चन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लिखा रहेगा। क्या क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि उठा ना पाओ, हैवी मतलब कुछ वेट रहना चाहिए, और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, ये तीनों हमेशा हर क्वेश्चन में लगभग लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग को 2 पॉइंट पे आप बांध दीजिए तो जो शेप बनेगा, ऐसे शेप को हम बोलेंगे कॉमन कैटनरी। कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा है कॉमन कैटनरी होती क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है वो खुद कहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, खुद कहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसलिए हम जब कॉमन कैटनरी जब बनाएंगे और बढ़िया से, तो आप इस दोनों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख देंगे, मतलब इसको हटा दिया जाता है, ये हटा दो, तो अब ये बन गया बढ़िया से कॉमन कैटनरी। कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं ये सब चीज़। चलिए, मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं। रिमार्क, विदाउट, लिख लीजिए, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम point of suspension without loss of generality we can assume point of suspension in horizontal line।
इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लीजिए, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं बोल भी दे रहा हूँ, लिख लीजिए, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया, ऐसे बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बोल दीजिए, समझ में आ रहा? चलें आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। अब यहाँ जो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बाद में बताएंगे, परेशान ना होइए। इसे अभी बोलेंगे लोएस्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे? लोएस्ट पॉइंट। इसे वर्टेक्स कहेंगे। पैराबोला टाइप का नहीं दिख रहा है, पैराबोला टाइप का, इसे वर्टेक्स कहते हैं और इसे लोएस्ट पॉइंट बोलेंगे। सब कुछ हम बताएंगे, परेशान ना होइए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, वो भी याद होना चाहिए हमेशा, हमेशा के लिए मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो हमेशा टेंजेंशियली काम करेगा। क्या बोला? कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंशन जो भी काम करेगा वो हमेशा टेंजेंशियली होगा। हम प्रूव करके दिखा देते हैं भाई, परेशान ना होइए, दिखा देते हैं। चलिए नोट लिख देते हैं, पूरा पूरा लिख देता हूँ। इफ अ यूनिफॉर्म, फिर से लिख रहा हूँ, पहला लेक्चर है इसलिए सब कुछ लिख दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म हैवी एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट शर्त ये है कि वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन। नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन। देन बहुत इंपॉर्टेंट, देन टेंशन एट एवरी पॉइंट, every point, tension at every point on the curve is along the tangent of the curve। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो ये मैंने लिखा है कहना क्या चाह रहा हूँ तो सुन लीजिए। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लिया और ये बना दिया ऐसे करके, ठीक है नहीं? अब यहाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इस पर हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो क्या होगा? टेंजेंशियली होगा। याद रखना, थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। यहाँ टेंजेंशियली, यहाँ टेंजेंशियली, मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होगा हमेशा क्या होगा? टेंजेंशियली होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं सर टेंजेंट क्यों होगा, इसको भी मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ले लिए ऐसे करके, अब यहाँ पे टेंशन है, मान लीजिए टी यहाँ काम कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। सुनिए सब लोग, क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। अब देखिए किसी भी फोर्स या किसी भी टेंशन के दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर आप लोगों से, ये फोर्स F है, इसके दो कंपोनेंट, एक मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बताइए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? F cos अल्फा होगा। ये सब फिजिक्स में पढ़ाया गया है और मैथ में भी पढ़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। F cos अल्फा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, याद रखना, ये यहाँ पर बनाएंगे, ये क्या होगा? F sin अल्फा। ये सब आपको पता है। एक चीज़ और पूछ लेते हैं थोड़ा सा, अगर मैं ये पूछूं ऐसे,
ये मान लीजिए एफ दिया हो, सपोज दैट ऐसे करके दिया हुआ है, इसके दो कंपोनेंट बनाना है, मान लीजिए ऐसे, ये अल्फा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल जिससे जुड़ा होता है उसे तो एफ कॉस अल्फा तुरंत बोल देंगे। अब बात को समझिए, एफ साइन अल्फा क्या होगा? अगर आप देखिए इस पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर करेंगे। अगर इस पर मान लीजिए सपोज दैट आप ऐसे बना दिए, सुनिए पहले, एफ साइन अल्फा, तो क्या ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप डिवाइड कर रहे हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो ये जिसको आप डिवाइड करते हो वो हमेशा दोनों कंपोनेंट के बीच होता है, मतलब अंदर होता है। ये नहीं हो सकता। कौन होगा? इस पर जो नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल है, सही बात है, लेकिन ये होगा, ये जो इस पर नॉर्मल, इस वाले पर जो नॉर्मल होगा, ये क्या होगा? एफ साइन अल्फा, ये होगा, ना कि ये होगा। तो आई होप आप लोग कंपोनेंट डिवाइड करना आता है, ज़्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, ना आप परेशान होइए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा? टी कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? टी साइन अल्फा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात को समझिए, हमने कहा था कि स्ट्रिंग हमारा कैसा है? फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की डिफिनेशन क्या होती है? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होता है? जिसको बेंड करने में कोई नॉर्मल फोर्स ना काम करे, मतलब दैट इज जीरो। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या है? टी साइन अल्फा। समझिए बात को, टी साइन अल्फा। टी साइन अल्फा क्या होगा? जीरो होगा। किस वजह से जीरो होगा? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। टी साइन अल्फा जीरो, टी जीरो हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? साइन अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। साइन अल्फा जीरो, दैट इज अल्फा इक्वल जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो को क्या लिख सकते हैं? साइन जीरो, और साइन जीरो कंपेयर करिए अल्फा की वैल्यू जीरो। अल्फा इक्वल जीरो यहाँ रखें, ये तो जीरो हो ही गया है। जब अल्फा इक्वल जीरो यहाँ रखोगे तो टी कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होगा? 1, तो टी हो जाएगा। तो क्या बनेगा? टेंजेंशियली हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? याद रखो, कॉस जीरो क्या आएगा? 1। इसका मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर रख डालो, कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंशन हमेशा टेंजेंशियली काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। रख डालिए, मैंने कई बार, आप लोग सोचते होंगे क्या है इतनी बार जोर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे ऑलमोस्ट सब में टेंशन लगेगा ही, और टेंशन हमेशा क्या होगा? टेंजेंशियली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब डेरिवेशन कराऊंगा, इसमें डेरिवेशन भी बहुत होंगे, सब बताएंगे, आराम से धीरे धीरे बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चलिए। तो ये रहा ये सब चीज़ें। अब आइए देखिए, थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन कौन सा इक्वेशन है, कैसा कैसा, ये सब चीज़। तो चलिए इक्वेशन आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। एक नया इक्वेशन देखने को मिल रहा है, वो नया इक्वेशन क्या है? इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्या है? इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है? S इक्वल एफ ऑफ साई is called intrinsic equation। intrinsic equation, ठीक है ना? where S is the arc length from the lowest point to the given point। ठीक है ना? ऑन द कर्व, ऑन द कैटनरी कर्व बोल देते हैं अभी, कर्व। एंड साई इज एंगल मेड बाय टेंजेंट टू द पॉइंट। एट द पॉइंट लिख सकते हो, एट द पॉइंट। देखिए बात को समझिए सब लोग। जैसे मान लीजिए कर्व है ना, और यहाँ एक लोएस्ट पॉइंट मान लीजिए, लोएस्ट पॉइंट का हम नाम देते हैं V।
और यहाँ कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, बना देते हैं, कैटेगरी ही बना देते हैं। क्या करना है, ये ए है, ये बी, ये क्या है, पी है, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो आर इतना बड़ा ना लीजिए, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ये एस, यहाँ पी, ये जो होगा, ये दिख रहा है सबको, ये क्या होगा, एस। और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट बना लेते हैं, अब इतना नहीं बना देना, हाँ, टेंजेंट टी, टी जो होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होगा, साई। तो कोई अभी सब हम समझाएंगे, आप लोग को बताएंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी क्या होता है, एस इक्वल सी tan साई। मैं डेरिवेशन करूंगा इसका। तो अभी आप ये समझ लीजिए, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, वेयर एस इज द आर्क लेंथ फ्रॉम द लोएस्ट टू द गिवन पॉइंट, और साई क्या है, जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पर टेंशन बना लीजिए, टेंजेंट, टेंजेंट बना लीजिए, जो टेंजेंट है वो कितना हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, साई, तो ये इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। और बस 2-3 मिनट और बता देते हैं इसको। ये हो गया, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, आप लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन से वाकिफ़ हो चुके होंगे। अब आइए, अब जो भी इक्वेशन बताने जा रहे हैं वो आप जानते हैं। कौन सा, एक इक्वेशन और है, पहला ये हो गया, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन, ये आप लोग हमेशा पढ़े हुए हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। y इक्वल एफ ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 9-10 से ही शुरू हो जाता है, तो इसको हम बाकायदे जानते हैं। दूसरा, थर्ड देखिए, थर्ड है पोलर इक्वेशन। ये भी हमने, जो बच्चा पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर इक्वेशन बताया था, याद करिए क्या होता था, आर कामा थीटा, बोलिए आर इक्वल क्या होता था, एफ ऑफ थीटा। याद करो, थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ। इसे कहते थे, यहाँ कोई पॉइंट पी ले लीजिए, आर कामा थीटा, याद दिला रहा हूँ, सबको पता है। ये इनिशियल पॉइंट है, इसको मिला दीजिए, इसे आर कहते थे, इसे थीटा कहते थे। इसका नाम क्या था, वेक्टोरियल एंगल, याद करो, वेक्टोरियल एंगल। और इसे क्या बोलते थे, रेडियस वेक्टर, याद करिए, सब याद हो गया होगा। इसे क्या बोलते थे, इनिशियल लाइन, ये हो गया। इसे क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, याद करो, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो ये सब से भी वाकिफ़ हैं, इससे तो पहले से हैं। और इंट्रिंसिक इक्वेशन अभी हमने बताया था। और एक लास्ट इक्वेशन है, ये हम पढ़ेंगे 5th यूनिट में, डायनेमिक्स में हम पढ़ाएंगे सेंट्रल ऑर्बिट में, तो इसे क्या कहेंगे, पेडल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन। क्या होता है, P इक्वल एफ ऑफ आर। इसको हम डिटेल में हम आपको बताएंगे सेंट्रल ऑर्बिट यूनिट 5, उसमें हम बताएंगे सेंट्रल ऑर्बिट में कि पेडल इक्वेशन होता क्या है। इसलिए अभी हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, रिलेशन बिटवीन आर एंड पी, व्हाट इज पी आर, सब वहाँ पर डिस्कस हम करेंगे, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन का। तो बस आज का यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कॉमन कैटेगरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होगा, फिर कार्टेशियन इक्वेशन बताएंगे, फिर और डिराइव करेंगे। मात्र 1 या 2 लेक्चर में, एक ही लेक्चर में कहोगे या 2 लेक्चर में पूरा जो कॉन्सेप्ट है समाप्त कर देंगे, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।